नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या के बारे में हम जिक्र करें, जिसके तहत हमने क्रीमिया के युद्ध के बारे में पढ़ा 1856 ईस्वी। उसके पश्चात हमने जो बर्लिन व्यवस्था, बर्लिन की संधि के बारे में पढ़ा 1878 ईस्वी। और उसके पश्चात जो बर्लिन के पश्चात जो बाल्कन युद्ध से पूर्व की जो परिस्थितियाँ पूर्वी समस्या की रहती है, पूर्वी समस्या यानी जो तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, उसे ही पूर्वी समस्या कहते हैं। इस पूर्वी समस्या में जो यूरोपीय महाशक्तियों जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, रूस है, इनकी क्या भूमिका रहती है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बाल्कन व्यवस्था से पूर्व की परिस्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी बर्लिन व्यवस्था के पश्चात घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। बर्लिन व्यवस्था कह दो, चाहे इसे तुम बर्लिन की संधि कह दो, तो वह एक ही बात है। चाहे इसे जो बर्लिन कांग्रेस कह दो, जो 1878 ईस्वी में जो बर्लिन में जो संपूर्ण होता है, जिसके तहत जो सेंट स्टेफेनी संधि हुई थी तुर्की और रूस के मध्य, उस संधि पर जो पुनर्विचार करके जो बाल्कन क्षेत्र का पुनर्विभाजन किया जाता है, बल्गेरिया का विभाजन किया। ये हमने देखा जो बाल्कन क्षेत्र में जो किस तरीके से जो इन देशों के द्वारा दोबारा से भौगोलिक विभाजन किया जाता है। अब बर्लिन संधि के पश्चात हम बात करते हैं 1878 ईस्वी के पश्चात जो आक्रोश और असंतोष हमें उस क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिलता है। तुर्की साम्राज्य के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में, प्रांतों में जो तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध क्या होता है, जो विद्रोह कर दिया जाता है, जिसके तहत हमने देखा कि वृद्ध यूनान का निर्माण कैसे होता है। जैसे क्रीट के द्वारा आंदोलन करके वृद्ध यूनान का निर्माण कर लिया जाता है, और बल्गेरिया है, इसमें पूर्वी रोमालिया का एकीकरण हो जाता है, पूर्वी रोमेलिया वह बल्गेरिया का भाग बन जाता है। तो ऐसे कई समस्याएं और कठिनाइयां उत्पन्न होती है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, जिसके तहत जो हमने बात की कि जो किस तरीके से वृद्ध यूनान का निर्माण होता है, और आर्मेनियाई समस्या, जो आर्मेनिया से हत्याकांड होता है, जो आर्मेनिया है, उसमें हमने उसके बारे में जिक्र किया। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी क्रम में जो तुर्की में जर्मनी का बढ़ता हुआ प्रभाव। बर्लिन व्यवस्था के पश्चात हमने देखा बर्लिन की संधि हो जाती है, उसके पश्चात अगर बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं जो बर्लिन व्यवस्था के पश्चात हमने देखा कि किस तरीके से जो बल्गेरिया, पूर्वी रोमेलिया का एकीकरण हो जाता है, आर्मेनिया की समस्या के बारे में हमने जिक्र किया। उसके पश्चात हमने बात की वृद्ध यूनान का जो पिछली क्लास में किस तरीके से निर्माण होता है, क्रीट के लोगों के द्वारा आंदोलन करके जो वृद्ध यूनान में निर्माण की, जो वृद्ध यूनान का भाग बनने की मांग की जाती है, जिसके तहत हम देखते हैं कि जो बाल्कन युद्ध के पश्चात है, जो क्रीट किसका भाग बन जाता है, यूनान का भाग बन जाता है। तो ये जो पूर्वी समस्या है, जो बात की जाए जो बाल्कन क्षेत्र को लेकर है, यानी कि जहाँ पे पहले तुर्की साम्राज्य का अधिकार था, तुर्की साम्राज्य के भाग थे, वहाँ पर रहने वाली अधिकतर संख्या जो क्या थी, ईसाई थी। उनके द्वारा, जो ईसाइयों के द्वारा जो तुर्की साम्राज्य का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब हम बात करें आज तुर्की में जर्मनी के पश्चात तुर्की में जो बर्लिन की संधि के पश्चात किस तरीके से जर्मनी का प्रभाव, बढ़ता हुआ प्रभाव। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बर्लिन की संधि होती है। बर्लिन की संधि में जो फ्रांस के द्वारा किसका सहयोग किया जाता है, तुर्की का सहयोग किया जाता है। इंग्लैंड के द्वारा भी तुर्की का सहयोग। ये जो रूस को बाल्कन क्षेत्र में रोकने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो उसी तरीके से हमने देखा बल्गेरिया का विभाजन कर दिया जाता है। अब जर्मनी ऐसा देश होता है कि जो बर्लिन व्यवस्था में जो भौगोलिक विभाजन हो रहा था, उस समय बर्लिन व्यवस्था के तहत उसके द्वारा किसी भी जो तुर्की साम्राज्य का कोई भी भूभाग था, उस पर अधिकार या दावा जर्मनी के द्वारा नहीं किया जाता है। इससे क्या है कि जो तुर्की और जर्मनी के मध्य मित्रता की शुरुआत हो जाती है, और उसी दौरान हम देखते हैं कि ये मित्रता प्रारंभ होती है इनके मध्य और ये प्रथम विश्व युद्ध तक बरकरार रहती है। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के मध्य। तो ये धीरे धीरे इनके संबंध है जो प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। पहले अगर बात की जाए तो पहले इंग्लैंड का प्रभाव तुर्की में सर्वोपरि था। हम देखते हैं ना,
जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1856 ईस्वी, तो इंग्लैंड के और फ्रांस के हस्तक्षेप से ही जो रूस को रोका गया था। और उस समय उस दौरान बात की जाए तो क्रीमिया के युद्ध के दौरान जो इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की की सहायता की थी। तो ये सर्वे सर्वा और सर्वोपरि कौन था? इंग्लैंड था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो तुर्की और इंग्लैंड के संबंधों में क्या है, तनाव पैदा होने लगता है। इसके पीछे जो कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जिसके तहत हम बात की जाए 1882 ईस्वी में जो इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड एक ही बात है, ठीक है। ब्रिटेन के द्वारा जो इंग्लैंड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, तुर्की के पड़ोसी जो मिस्र पे अधिकार कर लिया जाता है, जिससे तुर्की सशंकित हो जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि हो सकता है निकट भविष्य में इंग्लैंड के द्वारा तुर्की के भूभागों पे भी अधिकार कर लिया। साइप्रस की बात की जाए तो साइप्रस पे भी जो इंग्लैंड ने अधिकार कर रखा था। और उसी दौरान जो आर्मेनिया की समस्या के बारे में हमने बात की, आर्मेनिया के लोगों के द्वारा जो क्या किया जाता है, इसका तुर्की साम्राज्य का विरोध किया जाता है। तो उसी दौरान हम देखते हैं जो आर्मेनिया के लोगों के द्वारा भी जो यूनान में मिलने की मांग की जाती है, उसी दौरान जो यहाँ आर्मेनिया के लोगों पे जो आर्मेनिया के विद्रोह का किस तरीके से तुर्की के द्वारा जो दमन किया जाता है सुल्तान के द्वारा, तो उसी दौरान इंग्लैंड के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। इससे तुर्की और इंग्लैंड के संबंधों में तनाव आ जाता है। उसी दौरान जो जर्मनी का सम्राट कौन था, कैसर विलियम द्वितीय था, और वह इन परिस्थितियों को क्या उठाना चाहता था, फ़ायदा उठाना चाहता था, और इन परिस्थितियों में तुर्की के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। और उसने अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि जर्मनी भी धीरे धीरे जो बाल्कन क्षेत्र में अपने भविष्य को आजमाना चाहता था और बाल्कन क्षेत्र पे क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। तो उन परिस्थितियों में बात की जाए जो कैसर विलियम द्वितीय के द्वारा क्या की जाती है, तुर्की की यात्रा की जाती है 1889 ईस्वी में अपनी महारानी के साथ। और ये तुर्की आता है, तुर्की में जो तुर्की के सुल्तान के द्वारा जो इनका भव्य स्वागत किया जाता है। सुल्तान अब्दुल हमीद यहाँ तुर्की का सुल्तान होता है, इसके द्वारा जो भव्य स्वागत किसका किया जाता है, दोनों का किया जाता है। और यहीं से दोनों के मध्य जो घनिष्ठ मित्रता और बढ़ जाती है, घनिष्ठता बढ़ जाती है अगर बात की जाए। और उसके पश्चात जो जर्मनी के द्वारा जो तुर्की का सहयोग किया जाता है, और जर्मन सेना के द्वारा जो क्या किया जाता है, तुर्की सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है, यानी जो मॉडर्नाइजेशन उस आर्मी का किया जाता है तुर्की सेना का, और उसको आधुनिक हथियार और आधुनिक जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस तरीके से दोनों आपस में जो अच्छी मित्रता इन दोनों के मध्य हो जाती है। और उसी दौरान जो जर्मनी के व्यापारियों के द्वारा क्या किया जाता है, तुर्की में अपनी राशि का निवेश किया जाता है, तुर्की के साथ व्यापार किया जाता है। और तुर्की को भी इस समय आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। इस तरीके से दोनों के मध्य संबंध अच्छे होते चले जाते हैं। और तुर्की के अंदर जो इन व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो व्यापारिक उन्नति के लिए जो जर्मनी के द्वारा जो रेल लाइन बिछाना शुरू कर दिया जाता है। और ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो क्या रहती है जर्मनी की, कि बर्लिन से लेकर जो बगदाद तक रेल लाइन बिछाने की योजना उनकी रहती है। रेल परियोजना का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। हालांकि ये सफल नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध किया जाता है। इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और रूस के द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। इसके विरोध के पीछे क्या कारण था, इंग्लैंड इसका विरोध क्यों कर रहा था, ब्रिटेन इसका विरोध इसलिए कर रहा था कि जो फारस की खाड़ी व भारत के जो जितने भी व्यापारिक और साम्राज्यिक हित हैं, उनका नुकसान किसके होगा, ब्रिटेन के उनका नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो फारस की खाड़ी में साइप्रस क्षेत्र पर अधिकार था किसका, ब्रिटेन का। और भारत में बात की जाए तो भारत के जो उपनिवेश भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। उस समय तो इन दोनों क्षेत्रों में इसके व्यापारिक और साम्राज्य के उद्देश्य और हित थे, उनका नुकसान हो सकता था अगर बर्लिन से लेकर बगदाद तक क्या हो जाए, रेल की पटरियां बिछा दी जाए। तो इसके बाद जो विरोध किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, और विरोध स्वरूप इस पे क्या परियोजना पे रोक लगवा दी जाती है। और रूस और फ्रांस के द्वारा भी विरोध दर्ज किया जाता है, क्योंकि ये जो जर्मनी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे। यूरोपीय देशों में, अगर यूरोपीय महाद्वीप की बात की जाए तो इनके द्वारा रोक लगवा दी जाती है। और इस तरीके से जो यूरोपीय महाशक्तियाँ दो भागों में विभाजित हो जाती है। यूरोपीय जो महाशक्तियाँ दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित, एक तो गुट बन जाता है किसका, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का बन जाता है, दूसरा रूस, ब्रिटेन व फ्रांस का गुट बन जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जर्मनी का प्रभाव है जो निरंतर बढ़ता चला जाता है। कहाँ पे, जो बात की जाए तुर्की में। तो अगर बात की जाए
तो इस तरीके से जो जर्मनी के द्वारा जो इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इनके द्वारा जो निरंतर विरोध को जारी रखा जाता है, किसके द्वारा? ब्रिटेन और रूस फ्रांस के द्वारा। तो इस तरीके से शक्ति संतुलन पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं इसको, अगर बात की जाए जो शॉर्ट में बात करते हैं हम, ठीक है। जो तुर्की में जर्मनी का बढ़ता हुआ प्रभाव बात की जाए, तुर्की में जर्मनी का बढ़ता हुआ प्रभाव, बर्लिन व्यवस्था यानी बर्लिन की जो संधि हुई थी 1878 ईस्वी में किस किस के मध्य हुई थी, जो जिसके तहत हम देखते हैं कि रूस और तुर्की के मध्य जो युद्ध हुआ था और सेंट स्टेफेनी की संधि हुई थी, उस संधि के पश्चात उस पर पुनर्विचार करने के लिए जो बात की जाए ब्रिटेन, फ्रांस और जो ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा जो एक सम्मेलन रखा गया था बर्लिन में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा की गई थी। और उसके पश्चात जो शर्तें पुनर्निर्धारित की गई थी सेंट स्टेफेनो संधि की, तो उस समय जो जर्मनी या इंग्लैंड और तुर्की के पक्ष में था, और उसी समय से तुर्की और जर्मनी के मध्य जो क्या होती है, मित्रता स्थापित हो जाती है, जो प्रथम विश्व युद्ध तक चलती है। जो ये कहाँ? बर्लिन की संधि के पश्चात शुरुआत होती है। पहले तो तुर्की में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? ब्रिटेन का था, लेकिन ब्रिटेन का प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और ब्रिटेन की जगह जर्मनी का प्रभाव तुर्की में बढ़ने लगता है। किस तरीके से? जो जर्मनी के जो शासक केसर विलियम द्वितीय के द्वारा जो तुर्की की यात्रा की जाती है और तुर्की के शासक के द्वारा जो भव्य स्वागत किया जाता है अब्दुल हमीद के द्वारा, और दोनों के मध्य जो घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो जर्मनी के द्वारा जो तुर्की की सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है और व्यापारिक निवेश भी जो जर्मनी के व्यापारियों के द्वारा तुर्की में किया जाता है। और इस तरीके से जो रेल योजना बिछाने का रेल परियोजना लेकर जर्मनी आता है, बर्लिन से लेकर बगदाद तक जो महत्वाकांक्षी रेल परियोजना होती है, हालांकि ब्रिटेन के द्वारा उस पर क्या कर दी जाती है? रोक लगवा दी जाती है दबाव बनाकर। तो उन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि इन दोनों के संबंध क्या हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं, जर्मनी और तुर्की के। और आर्मेनिया समस्या के दौरान जब कहा गया था, इंग्लैंड के द्वारा यही तो बात कही थी कि मैंने जो गलत घोड़े पे दाव लगा दिया, क्योंकि जो ईसाइयों का कत्लेआम उसके द्वारा किया जाता है, तुर्की के द्वारा। तो इन परिस्थितियों में जर्मनी और तुर्की के जो संबंध है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और इस तरीके से जो तुर्की में जो जर्मनी का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।